नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की जो घटना है उसकी शुरुआत जो है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से होती है और वहीं पर एक गांव होता है और उसी गांव में रहने वाला दोस्तों हरिशंकर, जो कि उस गांव का सबसे बड़ा धनी और रईस व्यक्ति होता है। उसके पास अपनी 20 एकड़ जमीन थी और उस पर वो खेती किसानी का काम किया करता था। और इसी 20 एकड़ जमीन के दम पर इस व्यक्ति के पास बहुत अच्छे खासे पैसे भी हो चुके थे। लेकिन दोस्तों, जो वो हरिशंकर था वो बहुत ही ज्यादा शौकीन था शराब कबाब और शराब का। गांव के भी लोग इसकी इज्जत नहीं किया करते थे, क्योंकि जो हरिशंकर था वो गांव की महिलाओं में कुछ ज्यादा ही रुचि रखा करता था। अब गांव में जो भी खूबसूरत महिला उसे दिख जाया करती थी तो वो उसे पैसे के बल पर उस खूबसूरत महिला को अपने बिस्तर तक ले आता था। और दोस्तों, जो उसका चरित्र था वो इस कदर से पूरे गांव में खराब हो चुका था कि कोई भी लोग जो थे वो उसे पूछा तक नहीं करते थे। अब हरिशंकर के परिवार में इसके 2 बेटे भी होते हैं, जिसमें बड़े बेटे का नाम मोहन और छोटे बेटे का नाम जो है वो संदीप होता है। अब बड़ा बेटा जो था वो 4 साल पहले एक दुर्घटना में उसकी मौत हो चुकी थी और अब जैसे ही बड़े बेटे की मौत हो जाती है तो फिर जो उसकी पत्नी रचना होती है वो अब घर में बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। रचना फिर भी इस घर के अंदर अकेली ही जिंदगी जीना शुरू कर देती है। अब रचना का बस इसी बात का लालच था कि जो उसके ससुर है वो उसके पास 20 एकड़ जमीन है और जैसे ही उसका ससुर जो है वो इस दुनिया से जाएगा तो फिर आधी जमीन जायदाद जो है वो उसके पास चली जाएगी। और इसी वजह से जो रचना थी वो इसी घर में रह रही थी, अपने ससुराल में रही थी। लेकिन दूसरी तरफ जो उसका देवर संदीप था उससे भी लकवा मार गया था और उसके वजह से उसका जो देवर था वो चारपाई पर ही लेटा रहता था। लेकिन जो संदीप की पत्नी सोनी थी वो काफी ज्यादा उदास परेशान रहा करती थी, क्योंकि जो उसका पति था वो हमेशा ही चारपाई पर लेटा रहा करता था। और इसी वजह से आगे चल करके दोस्तों, जो वो ससुर था वो अपनी दोनों ही बहुओं के साथ बहुत बड़े बड़े कांड करने वाला था, जिसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता था। अब दिन ऐसे ही गुजरते चले जा रहे थे और ऐसे ही समय बीतता जाता है। और फिर एक दिन क्या होता है दोस्तों कि सुबह के लगभग 8 बजे होंगे और 8 बजे ही दोस्तों, अब जो ये ससुर होता है दोस्तों वो उस वक्त घर में बैठा हुआ था और फिर दोनों अपनी जवान बहू की तरफ वो एक नजर से ताकते जा रहा था। और उसी समय जो उसकी बड़ी बहू होती है दोस्तों, अब उसकी माँ का फोन उस महिला के पास आता है। तभी जो रचना की माँ होती है वो उसे कहती है कि रचना, आजकल तुम मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं रहती है, तो तुम ऐसा करो कि 2-4 दिन के लिए तुम मेरे पास आ जाओ। तभी जो रचना होती है वो अपनी माँ से कहती है कि ठीक है, मैं अपने ससुर से पूछ करके देखती हूँ और अगर ससुर जी मान जाते हैं तो फिर मैं आपके पास आ जाती हूँ। इसके बाद दोस्तों, जो ये रचना होती है वो उसी समय अपने ससुर के पास जाती है, जो कि सामने ही चारपाई पर बैठे उसे टकटकी लगाए देखे जा रहे थे। ससुर से कहती है कि मुझे मायके जाना है, कुछ 2-4 दिनों के लिए मुझे वहां पर जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी माँ की जो तबीयत है वो कुछ ठीक नहीं है। तभी जो उसका ससुर होता है वो अपनी बहू से कहता है कि ठीक है, फिर चलो, मैं तुम्हें खुद छोड़ करके आ जाता हूँ। तभी उसकी बड़ी बहू कहती है कि नहीं नहीं, मैं बस के माध्यम से चली जाऊंगी। लेकिन फिर उसी समय जो उसका ससुर होता है दोस्तों वो कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलने में क्या दिक्कत हो रही है। तभी दोस्तों जो रचना होती है वो कहती है कि ठीक है ससुर जी, कोई बात नहीं, आप ही लेकर चलिए, मैं आप ही के साथ चलती हूँ। और फिर वो अपने मायके उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। और इस तरीके से उसका ससुर इस बात को सुन करके खुश हो जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अब वो रचना को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब इसके बाद जो रचना होती है वो अपने ससुर से कहती है कि ठीक है, मैं अभी तैयार होकर के थोड़ी देर में आती हूँ। लेकिन दोस्तों, जो हरिशंकर था वो तो अपनी बड़ी बहू के साथ कोई बहुत बड़ा कांड करने वाला था, जिसके बारे में रचना को कुछ भी नहीं पता था। अब थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद जब रचना कमरे में जाती है और जब सज धज करके तैयार हो जाती है और फिर उसके बाद सीधे अपने ससुर के पास जाती है और उससे कहती है कि चलिए ससुर जी, हम लोग टाइम से निकलेंगे। लेकिन तभी जो उसका ससुर होता है, इसकी नजरें जैसे ही रचना की खूबसूरती और सुंदरता पर जाती है तो फिर जो ससुर होता है दोस्तों उसको नियत में खोट आ जाती है, क्योंकि वो जो रचना थी वो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी और जब वो सज संवर के तैयार होती है तो उसकी खूबसूरती और ही निखर करके आ रही थी। तभी दोस्तों जो उसका ससुर होता है वो अपने मन में ये सोचने लग जाता है कि आज जैसे तैसे करके अपनी बहू को किसी भी तरीके से मुझे हासिल करना ही होगा, क्योंकि वो इस तरह से वो अय्यास इंसान था दोस्तों कि वो ये समझ ही नहीं पा रहा था कि वो उसकी बहू लगती है। अब ऐसे ऐसे गलत ख्याल उसके मन में आने शुरू हो चुके होते हैं। अब इसके बाद दोस्तों जो उसका ससुर होता है वो अपने घर से मोटरसाइकिल निकालता है और फिर अपनी बहू रचना को मोटरसाइकिल पर बैठाता है
और फिर इसके बाद वो व्यक्ति जो है, वो ससुर जो है, वो अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके अपनी बहू को बैठा लेता है और फिर जैसे वो आधे सफर तय कर लेते हैं दोस्तों, तो फिर क्या होता है कि उसी समय जो ये उसका ससुर हरिशंकर होता है, वो अपनी बहू से बातचीत करना शुरू कर देता है। और फिर जो उसकी बहू थी दोस्तों, वो अपने ससुर से ये कहने लगती है कि पिताजी, आपके पास तो इतनी ज्यादा जमीन है और इस जमीन में से 6-7 एकड़ आप जमीन मेरे नाम पर कर दीजिए। अब जैसे ही ये बात उसका ससुर सुनता है तो दोस्तों वो हंसते हुए अपनी बहू रचना से कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी जमीन देने के लिए तैयार हूँ। तभी जो दोस्तों हरिशंकर होता है, अब तो कहीं ना कहीं उसे मौका मिल चुका था और वो ये समझ चुका था कि जो उसकी बहू है, वो किस तरीके से वो अपनी बहू को अपने जाल में फंसा सकता है। लेकिन उसके बदले में जो हरिशंकर है, वो अपनी बात उसके सामने रख देता है, कहता है कि तुम्हें भी इसके बदले में मेरे लिए कुछ करना होगा। अब जैसे ही ये बात ससुर कहता है तो फिर वहां पर जो रचना होती है, वो चुप रह जाती है। अब रचना जो थी, वो अपनी जुबान से कुछ बोल नहीं पाती है क्योंकि वो समझ चुकी थी कि ससुर क्या चाहता है। लेकिन हरिशंकर भी बहुत चालाक किस्म का इंसान था और वो किसी भी तरह से बस रचना के साथ वक्त बिताने की सोच कर आया था। अब क्या होता है कि दूसरे ही पल वो अपनी बहू से कहता है कि मैं तुम्हें 6-7 एकड़ नहीं बल्कि 10 एकड़ जमीन देने के लिए तैयार हूँ। अब जैसे ही उसकी बड़ी बहू ऐसी बात सुनती है तो ये सुनकर के वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन उसके बाद दोस्तों जो उसके सामने उसका ससुर शर्त रखता है, वो सुनकर वो एकदम से होश उड़ जाते हैं। और फिर उसकी ससुर जो है, वो उसे कहता है कि तुम्हें इसके बदले में बस मेरे साथ एक बार वक्त गुजारना होगा। अब जैसे ही रचना अपनी ससुर के मुंह से ऐसी बात सुनती है तो फिर वो भी कहीं ना कहीं चीज के लिए मजबूर हो गई थी कि क्या उसे ऐसा कदम उठा लेना चाहिए। अब रचना भी कुछ कम नहीं थी, अब वो भी इस जमीन जायदाद के पाने के लालच में किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो गई थी, क्योंकि उसके पति को भी गए हुए लगभग 4 साल हो गया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जमीन जायदाद के लिए वो अपने ससुराल में अकेली रह रही थी। अब उसका भी दिमाग बिल्कुल ही सुन्न हो गया था और फिर वो अपने ससुर से कहती है कि ठीक है फिर पिताजी, मैं आपके साथ वक्त गुजारने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि रचना को तो बस 10 एकड़ की जमीन दिखाई दे रही थी। तभी वो कहती है कि लेकिन मुझे इतनी जमीन जरूर मिल जानी चाहिए जितनी आपने कही है। अब इसी समय दोस्तों जो ससुर था, वो कहता है कि देखो, घर की बात जो है वो घर में ही रह जाएगी और किसी को कानो कान इस काम के बारे में पता तक नहीं चलेगा। और फिर क्या होता है कि इस तरीके से अब जो ससुर था दोस्तों, वो जैसे तैसे करके अपनी बहू को इस काम के लिए मनाने के लिए कामयाब हो जाता है, क्योंकि उसके ससुर को ये बात पता था कि जो उसकी बहू रचना है, वो पैसे और जमीन की लालच के लिए कुछ भी कर सकती है। अब हरिशंकर ये देखता है कि सुनसान इलाका आ चुका था, जहां पर दूर दूर तक आसपास कोई भी दूसरा तीसरा व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा था। सड़क के दोनों ही तरफ बस खेत खलिहान थे, ईख के खेत थे। अब उसी समय उसका ससुर जो है, वो वहीं पर मोटरसाइकिल रोकता है और वो ये सोचता है कि जब बहू मानी गई है, रचना इस चीज के लिए तैयार है, तो फिर क्यों ना इसकी शुरुआत आज ही की जाए। और तब वो क्या करता है कि वो अपनी बहू रचना से कहता है कि वैसे भी आज हमारे पास बहुत अच्छा मौका है, देखो दूर दूर तक यहाँ पर कोई भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है और खेत के दोनों ओर ईख के लगे हुए पेड़ हैं, तो वो इतने ज्यादा ऊंचे हैं कि हमें कोई देख नहीं पाएगा, तो फिर चलो हम लोग यहीं पर वक्त गुजार लेते हैं। और तभी उसकी बहू जो है, वो उससे कहती है कि मैं नहीं जानती, मैं करने के लिए तैयार हो गई हूँ, लेकिन बस मुझे जमीन मिल जानी चाहिए। तभी उसका ससुर कहता है कि मैं तुम्हें जरूर ही जमीन दूंगा। और फिर इस तरह से हरिशंकर जो होता है, वो अपनी बहू रचना को लेकर के ईख के खेत के अंदर चला जाता है, क्योंकि जो रचना थी, अब उसके भी पति को गए हुए 4 साल हो चुके थे। अब तो उसे जिस लालच के लिए वो रुकी थी, वो पूरा होने वाला था और जिसके लिए कहीं ना कहीं वो भी अकेलापन महसूस करती थी, तो वो भी इस चीज के लिए तैयार हो गई थी। और फिर खेत में जाने के बाद रचना और हरिशंकर के बीच में गलत रिश्ते कायम होते हैं और ये दोनों जो है, वो अपनी अपनी रजामंदी से ये काम कर रहे थे। अब ससुर और जो बहू थे, वो दोनों सारा ये काम जो वहीं पर करने लगते हैं और फिर जो है, वो बिना ही किसी शर्म हया के ये सारा काम कर लेते हैं घंटों तक। और उसके बाद उसका ससुर कहता है कि अब तुम किसी भी बात की बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं तुम्हें उतनी जमीन जरूर दूंगा जितना मैंने तुम्हें बोला है। और फिर इसके बाद ये दोनों इस काम को खत्म करने के बाद खेत से बाहर निकल जाते हैं। अब जो उसका ससुर होता है, वो उसी समय अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है और फिर वो रचना को फिर से पीछे बैठाता है और फिर दोनों जो है, वो एक दूसरे से बातचीत करते हुए रचना के मायके पहुंचते हैं। अब इसके बाद दोस्तों जो उसका ससुर होता है, वो अपनी बहू को मायके में छोड़ता है और उसे मायके में छोड़ने के बाद वो वापस से रात के समय अपने घर पर, अपने गांव पर लौट आता है।
इस तरीके से हरिशंकर ने अपनी बड़ी बहू रचना को हासिल कर लिया था। और अब जो रचना थी वो अपने मन में ये बात सोच करके बैठी थी कि जो उसका ससुर है वो उसे इतनी बड़ी जमीन देने वाला है। अब दूसरी तरफ हरिशंकर ये बात सोच रहा था कि अब जो उसकी बहू है वो उसकी सारी जरूरतों को तो ऐसे ही पूरा करती रहेगी। लेकिन दोस्तों अभी भी ससुर का मन नहीं भरा था। अब वो अपनी छोटी बहू के साथ बहुत बड़ा कांड करने वाला था, जिसके बारे में छोटी बहू को कुछ भी नहीं पता था, नहीं और ना ही उसका पति कुछ जानता था। अब क्या होता है कि 2-3 दिन का वक्त बीतता है। अब जो हरिशंकर की इच्छाएं थी, जरूरत थी, वो और बढ़ जाती है। वो ये सोचने लग जाता है कि वैसे भी पूरे गांव में मैं बदनाम हूँ, और वैसे भी एक लड़के की मेरी मौत हो चुकी है और दूसरा लड़का जो है वो बेड पर ही पड़ा रहता है। वैसे भी मेरी बहुएं इतनी खूबसूरत है, तो क्यों ना इन्हीं के साथ वक्त बिताया जाए, और घर की बात भी घर में रह जाएगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। और इसीलिए ये सब सोच करके उसने रचना को तो हासिल कर लिया था, लेकिन अब उसे दूसरे बेटे की बहू, छोटी बहू को हासिल करना था। और फिर दोस्तों इसी तरह से एक तारीख आती है और सुबह के लमसम 9 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। अब दोस्तों जो ये ससुर होता है वो घर के अंदर बैठा हुआ था, और फिर वो अपनी छोटी बहू को कुछ आज अलग ही नजरे से देखा जा रहा था। और उसी समय जो उसकी छोटी बहू होती है वो अपने ससुर के पास जाती है और फिर वो ससुर से कहती है कि पिताजी, पति की दवाइयां जो है वो खत्म हो चुकी है, तो मुझे लगभग फिलहाल 10,000 रुपए की जरूरत है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि उनकी दवाइयां जो है वो बहुत महंगी आती है। तभी जो उसका ससुर होता है वो ये कहता है कि मैं दिन भर मेहनत कर करके इतने सारे पैसे जुटाता हूँ और मेहनत करके पैसे कमाता हूँ, और तुम हो कि हर महीने मुझसे इतने सारे पैसे मांगने के लिए आ जाती हो, हथियाने के लिए आ जाती हो। फिलहाल तो मेरे पास इतने पैसे हैं ही नहीं। अब जैसे ये बात कविता से कही जाती है तो कहीं ना कहीं कविता बहुत ज्यादा परेशान और उदास हो जाती है, और वो ये सोचने लग जाती है कि वो अपने पति की दवाइयां अब कैसे ला पाएगी। और अपने ससुर से तभी वो कहती है कि पिताजी, आपके पास इतनी जमीन जायदाद है और वैसे भी उसमें से आधा हिस्सा तो जमीन का हमारा ही बनता है, तो फिर आप हमें हमारे हिस्से की जमीन दे दीजिए ताकि हम भी अपना गुजारा जो है वो खुद से कर पाए, और फिर मैं उन्हीं से पैसे कमाकर दवाइयां भी खरीद दूंगी। लेकिन फिर उस समय जो उसका ससुर होता है वो अपनी बहू कविता से कहने लग जाता है कि जमीन का तो एक भी टुकड़ा मेरे जीते जी तुम लोग को नहीं मिलेगा। अब जैसे ये बात छोटी बहू सुनती है तो उसे इस बात को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और फिर कविता अपने मन में ये सोचने लग जाती है कि अब इसका मुझे कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा, और तब जाकर ही समस्या का समाधान हो पाएगा। और फिर क्या होता है कि जो ये कविता होती है वो परेशान होकर के वापस से अपने पति के पास जाती है, और फिर पति से जाकर के वो कहती है कि तुम्हारे पिता ने मुझे दवाइयों के पैसे देने से साफ साफ मना कर दिया है, तो अब मैं तुम्हारे लिए कहाँ से दवाई लाऊं। और उसी समय जो उसका पति था वो चारपाई पर लेटा हुआ पिता से कहता है कि पिताजी, अगर आपको पैसे नहीं देने हैं तो मत दीजिए, आप हमें हमारे हिस्से की जमीन दे दीजिए ताकि हम उसी से कमाई करके कुछ पैसे कमाएं, और इसी से मैं अपनी दवाइयों का भी उपाय कर सकूं। और जो कविता है आखिर उसके भी तो कुछ खर्चे हैं। अब दोस्तों जो उसका पिता होता है वो अपने बेटे से कहने लग जाता है कि मैंने बोला ना है कि जीते जी मैंने तुम लोगों को एक टुकड़ा भी जमीन का नहीं देने। अब जब ये बात एक बाप अपने बेटे से कहता है तो फिर ये सुनकर के दोस्तों कविता काफी दंग रह जाती है। अब बाप बेटे में बहस शुरू हो जाती है, लेकिन तभी आस पड़ोस के लोग बीच बचाव करने आ जाते हैं, और फिर जाकर के ये झगड़ा जो है वो खत्म होता है, शांत हो जाता है। और फिर इसी तरह से 3-4 दिन का वक्त बीत जाता है, और 3-4 दिनों के बाद क्या होता है कि एक दिन सुबह के लगभग 8 बजे के आसपास का समय हो रहा था, और तभी बड़ी बहू जो थी दोस्तों, जो कि अपने मायके गए हुए थे, वो उस वक्त अपने ससुर के पास फोन करती है और फिर कहती है कि मुझे अब अपने ससुराल वापस आना है, तो आप एक काम कीजिए कि आप मुझे आज लेने के लिए आ जाइए। अब तभी दोस्तों जो ससुर था वो ये बात सुन करके खुश हो जाता है, क्योंकि आखिर उसकी सेटिंग तो पहले से ही अपनी बड़ी बहू से हो चुकी थी। अब हरिशंकर क्या करता है कि अपनी छोटी बहू से कहता है कि मैं फिलहाल जो है अपनी बड़ी बहू को लेने के लिए मायके जा रहा हूँ, तो तुम घर का ध्यान रखना और साथ में तुम बेटे की भी देखरेख करना। लेकिन आज कहीं ना कहीं हरिशंकर बहुत खुश था, और फिर दोस्तों वो क्या करता है कि वो सीधे ही अपने घर की मोटरसाइकिल निकालता है और सीधे ही अपनी बहू को लाने चला जाता है। 2-3 घंटे के बाद जब वो रचना के मायके में पहुंच जाता है, और फिर दोस्तों जब जानबूझकर हरिशंकर जो है वो रात के टाइम पहुंचा था, शाम के 6-7 बज चुके थे, और वो उस वक्त अपनी बहू से जाकर के कहता है कि चलो अब घर चलते हैं। इसके बाद जो उसकी बहू है पहले से ही तैयार बैठी थी, और तैयार होने के बाद वो अपने ससुर के साथ मोटरसाइकिल में पीछे बैठ जाते हैं, और फिर उसका ससुर जो है वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करके चल देता है। और फिर रास्ते भर वो लोग एक दूसरे से बातचीत करते आ रहे थे, रास्ते भर खुश थे,
अब क्योंकि अंधेरा भी हो चुका था और इसके बाद दोस्तों जो ये ससुर होता है वो अपनी बहू से कहता है कि बहू देखो आज भी मैं हमारे पास अच्छा मौका लगा हुआ है, वैसे भी गांव भी नजदीक है और यहाँ भी सुनसान ही इलाका है, यहाँ पर आसपास में देखो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो चलो खेत में चलते हैं और खेत में चल करके अपना कुछ काम कर लेते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा कर लेते हैं। अब उसके बाद दोस्तों जो वो ससुर होता है अब वो उसी खेत में अपनी गाड़ी रोक देता है और फिर कुछ वक्त गुजारने के लिए अपनी बहू को वहां पर उतार लेता है। लेकिन तभी उसकी बहू कहती है कि मैं इतना चाहती हूँ कि मुझे जमीन चाहिए और आप चाहे मेरे साथ जब जो कहे मैं करने की तैयार हूँ। तभी ससुर कहता है कि तुम तो बिल्कुल भी इस बात की फिक्र ही मत करो। और फिर उसके बाद दोस्तों जो ये हरिशंकर होता है वो अपनी बहू को लेकर के खेत में जाता है और वहीं पर एक खेत में चारपाई पड़ी हुई थी और जो ससुर होता है वो अपनी बहू को उसी चारपाई पर ले जाकर बैठाता है और फिर दोनों जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ वहीं पर बातचीत करना शुरू कर देते हैं और ये दोनों मिलकर के इस काम को तब तक वहां पर अंजाम देते हैं जब तक का दोनों का मन नहीं भर जाता है, जब तक कि इनकी सारी बातें जो है वो खत्म नहीं हो जाती हैं। क्योंकि अब रचना के भी इसमें फुल रजामंदी थी, उसे भी इन चीजों की जरूरत थी और वो उसे अब उस माध्यम से मिली थी। और फिर जैसे ही उन दोनों का ये सारा काम खत्म हो जाता है तो फिर उसी समय जो उसका ससुर होता है बहू से कहता है कि बहू चलो बहुत रात हो चुकी है, अब जल्दी से घर चलते हैं। और फिर इसके बाद रचना जो है अपने मोटरसाइकिल पर ससुर के बैठती है और फिर उसका ससुर जो है वो अपने गांव वापस से लौट करके घर आ जाता है। अब रचना घर पर आती है और सीधे जाकर के छोटी बहू से मिलती है और फिर वो कविता से हंसते हुए कहने लगती है कि कविता तुम्हें पता है कि ससुर जी मुझे मेरे जमीन का हिस्सा देने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन अब जैसे ही ये बात छोटी बहू यानी कि कविता सुनती है तो फिर कविता ये सुन करके दंग रह जाती है, उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। और उसके बाद क्या होता है कि अभी कविता जो कहती है अपनी जेठानी से कि आप झूठ बोल रही हो, ससुर जी किसी को जमीन ज्यादा नहीं देने वाले हैं, वो तो बस आपको बेवकूफ बना रहे होंगे, वो जमीन का एक टुकड़ा भी आपको नहीं देने वाले हैं। तभी उसी समय उसकी जेठानी कहती है कि ससुर जी ने मुझे जमीन देने का मुझसे वादा किया है, मुझसे इस बारे में बात की है। और फिर इसके बाद क्या होता है कि जो ये कविता और जो ये रचना होते हैं वो दोनों आपस में काफी देर तक बातचीत करते हैं, पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है। और अब जैसे ही अगला दिन आता है तो सुबह के तकरीबन 9 बजे हुए थे और तभी जो उसका ससुर है वो अपने खेत में से वापस घर आ चुका था। और फिर उसी समय क्या होता है कि रचना जो है वो अपने ससुर के पास जाती है और फिर वो उसे कहती है कि पिताजी मुझे लगभग 5,000 रुपए की जरूरत आ पड़ी है, क्योंकि आज मुझे शहर में जाकर के अपने लिए कुछ कपड़े वगैरह खरीदने हैं। अब जैसे ही दोस्तों रचना अपने ससुर से इतने सारे पैसे मांगती है तो वैसे ही फटाक से उसके ससुर जो है 5,000 रुपए दे निकाल देते हैं, बल्कि 1-2 हजार उससे ज्यादा दे देता है। और फिर अपनी जो बड़ी बहू है उसे कहता है कि जाओ बेटा जितने मन करे उतना शॉपिंग करके आओ, उतनी समय जाकर के जल्दी से कपड़े खरीद लो। और वहीं पर पीछे में कविता खड़ी थी और कविता ये सारा नजारा देख रही थी। अब कविता जो थी वो अपने मन में ये सोचने लग जाती है कि जो इसका ससुर है वो 5 रुपए भी किसी को मांगने पर नहीं देने वाला व्यक्ति है, और जो दीदी है उसने जब उसे 5,000 रुपए मांगे तो उसके बदले में उसे 6-7 हजार रुपए तक दे दिए। यहाँ कुछ ना कुछ तो बात है, दाल में कुछ ना कुछ तो काला है या फिर पूरी दाल ही काली है। अब यही बात छोटी बहू को खटकने लगती है। अब दोस्तों जो ये छोटी बहू कविता होती है कहीं ना कहीं ये चीजों को समझ गई थी और अब वो इस बात का अंदाजा लगाती है कि जो रचना है उसके ससुर के ही साथ वो कुछ ना कुछ रिश्ते बना रही है और बस इसी वजह से जो उसका ससुर है उसे ऐसे पैसे दे रहा है। लेकिन दूसरी ही पल कविता इस बात को भी सोचती है कि जब उसकी जेठानी अपने ससुर के साथ ऐसे वक्त बिता सकती है तो फिर मैं भी ऐसा काम कर सकती हूँ। और फिर इस तरीके से दोस्तों कविता भी गलत रास्ते पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब उनको लालच इतनी ज्यादा आ चुकी थी कि दोनों की दोनों बहुएं जो थी वो ससुर के साथ रिश्ते कायम करने के लिए तैयार हो गई थी, क्योंकि अब कविता ये सोचने लगी कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर जो मेरे ससुर है वो तो मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है बल्कि उसी को वो सारे नाम कर देंगे और मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं। और बस यही सोच करके दोस्तों जो ये कविता होती है थोड़ी देर तक वक्त गुजारने का डिसाइड कर लेती है अपने ससुर के ही साथ जाकर। अब खुद ही जो कविता होती है वो अपने ससुर के पास जाती है और फिर अपने ससुर से कहती है कि मुझे भी मेरी जमीन का हिस्सा चाहिए, अब जो आपको दीदी दे रही है वो मैं भी आपको दे सकती हूँ। और उसके बाद दोस्तों जब ये ससुर सुनता है तो ये सुनकर के खुश हो जाता है, क्योंकि अब तो उसकी दोनों ही बहुएं उसके साथ सब कुछ करने के लिए तैयार हो गई थी। अब दोस्तों जो ससुर था वो उस समय अपनी छोटी बहू से कहता है कि फिर ठीक है मैं अभी खेत से आता हूँ, तब तक तुम इस चीज के लिए तैयार हो जाओ। और उसके बाद दोस्तों आज अपनी सारी जरूरत और अपनी सारी इच्छाएं उसको बिन मांगे पूरी हो रही थी। अब उसी समय हरिशंकर जो है वो अपने घर से मोटरसाइकिल निकालता है और फिर सीधा ही वो शराब के ठेके पर जाता है। वहां से वो शराब खरीदता है और शराब खरीदने के बाद वो सीधे खेत में जाता है और वहीं पर बैठ करके वो शराब का सेवन करना शुरू कर देता है।
जैसे ही आधे घंटे का समय बीत जाता है तो फिर उसी समय वहां पर दोस्तों जो कविता होती है वो अपने घर से सज धज के बाहर आती है। अब कविता जो है वो अपने खेत की तरफ जाती है और जैसे ही वो खेत में पहुंचती है तो फिर जब उस ससुर की नजर उस बहू पर पड़ती है तो फिर वो उसकी खूबसूरती और सुंदरता को जब वहां पर देखता है तो फिर उसकी नीयत में बहुत बड़ी कमी आ जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि जो फिर उसका ससुर होता है दोस्तों वो अब कविता को वहीं पर चारपाई पर बैठ